कि ट्रेनिंग फेज से निकलने के बाद आप 2 साल बाद हो या 5 साल बाद हो या फिर हम रिटायरमेंट के टाइम पे भी बात करते हैं, काफ़ी हंसते हुए उस पल को जीते हैं। अक्सर हम बात करते हैं, प्रेमचंद का एक कथन है कि अतीत चाहे कितना भी कड़वा हो, उसकी यादें हमेशा मधुर होती हैं। आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को कि जो है एक किस तरह से नेवी का कार्यकाल 15 साल के जो दिनों में आपका दिनचर्या रहा, काम रहा, किस तरह से आप बच्चों को आगे मार्गदर्शन कराएं और बताएं कि किस तरह का वहाँ एक्टिविटी आपने निभाया। समुद्र में रहना एक अपने आप में चुनौती इसलिए है कि आपको पूरे समाज से कटकर दूर होकर जीना पड़ता है, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मोबाइल नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। आपको बस आपस में 10 लोग हैं तो 10 लोग के साथ जीना है। जो अपने नई युवा पीढ़ी है, इनके अंदर से एक ज्वाला होती है इस चीज़ की कि मैं देश की रक्षा करूँगा, देश की रक्षा करूँगा। अगर देश की रक्षा की बात करते हैं तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस आते हैं, जिसमें आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है और कुछ पैरामिलिट्रीज में आते हैं। आप गूगल पे सर्च करें, मिल जाएंगे आपको अंगदान के साइट्स, और उस पर रजिस्टर करने के बाद आप अपने अंग को दान कर सकते हैं। आपके मृत्यु के तुरंत बाद वो संस्था आपके पास पहुंचती है और आपसे वो चीज़ें, आपके शरीर से वो चीज़ें निकाल लेंगी और वो प्रिजर्व करके रखेंगे, या फिर तुरंत ही जो ज़रूरतमंद है उनको वो प्रत्यारोपण किया सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार और मैं अभी औरंगाबाद जिला के नवीनगर प्रखंड अंतर्गत टंडवा में उपस्थित हूँ। टंडवा जो धरती है, आन बान शान की धरती है और यहाँ से एक जो है युवा सेना में सेनावृत्त है और सेना में टाइम भी दिए हुए हैं। ऐसे ही एक सेनावृत्त हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं और आप देख सकते हैं पीछे में इनका जो है एक बैनर लगाया गया है जिस पर लिखा हुआ है सेनावृत्त सम्मान समारोह। यानी आज जिस धरती पे हम, जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे समारोह मनाया जा रहा था। एक सेनावृत्त जो श्री अभिषेक कुमार जी हैं, इन्होंने नेवी से 15 साल का कार्यकाल पूरा करके और रिटायरमेंट जो कहते हैं रिटायर किए हैं और ये हमारे समक्ष बैठे हुए हैं। आइए हम इनसे जुड़ते हैं और तमाम सारे बातों को इनसे पूछने का कोशिश करेंगे एक एक करके, और आप लोगों के लिए सीखने का ये बहुत ही सुनहरा मौका होगा कि इनका जो कार्यकाल 15 साल का रहा वो किस तरह से रहा। जी, आपका टाइम्स ऑफ बिहार में बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका धन्यवाद करूँगा जी। आपका जो है पूरा नाम अपना आप एक बार बताएंगे। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं टंडवा पटवाटोली जगह का रहने वाला हूँ। ये मोहल्ला छोटा सा मोहल्ला है, यहाँ का रहने वाला हूँ। अभी मैं 2010 में भारतीय नौसेना में गया था और 2025 में मैं वहाँ से सेवानिवृत्त होकर अभी आया हूँ, जुलाई के महीने में। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके जो पिताजी हैं उनका नाम क्या हुआ? मेरे पिताजी का नाम श्री गोपाल चौधरी है, वो अभी गांव में ही रहते हैं, और मेरी माँ एक हाउसवाइफ है और वो भी गांव में, मतलब घर पे ही रहती हैं। आज की जर्नी में आप माँ का भी नाम बता सकते हैं तो माँ का नाम भी एक बार मैं बिल्कुल बेझिझक ये चीज़ कर सकता हूँ कि मेरी माँ का नाम श्रीमती सुमंती देवी है और वो घर पे रहती हैं और घर का देखभाल, अपना जो घर का क्रियाकलाप होती है, कोरस वर्क, वो करती हैं। अच्छा, आपसे तमाम सवालों के साथ जुड़ने से पहले मैं आपके एक जो है बैकग्राउंड को ठठोलते हुए मैं बात करूँगा। आप जो है कितने भाई रह चुके हैं? मेरे मतलब हम 4 भाई हैं, एक बहन। एक भाई मेरे से बड़े हैं, 2 छोटे हैं और एक छोटी बहन है, जिसमें बड़े भाई की शादी हो चुकी है, एक बहन की शादी हो चुकी है, एक छोटे भाई और एक छोटा भाई दूसरा, दोनों की शादी होने बाकी है। और मैंने ये निर्णय किया हुआ कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं अविवाहित, आजीवन अविवाहित रहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। आपसे मेरा जो पहला सवाल होगा ये होगा कि नेवी में जुड़कर देश सेवा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, यह अगर हम इस बात पे बात करें तो नेवी में जाने की जो प्रेरणा की बात होती है, अक्सर हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ के लोगों को देखकर कि वो अक्सर +2 करके क्या कर रहे हैं, तो हम जिस परिवेश में रहते हैं यहाँ पर लगभग ऐसा होता है कि +2 के बाद अक्सर लोग सेना को चयन करते हैं, या तो भारतीय नौसेना हो, भारतीय वायुसेना हो या फिर थल सेना हो। तो लगभग इन चीज़ों में लोग चयनित होते हैं, वहाँ जाते हैं, तैयारी करते हैं और उसके बाद फिर सेकेंड उनके पास जो मौका होता है वो होता है शिक्षण के बारे में या कई सारी करियर्स के बारे में होता है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे इस क्षेत्र का होता है कि सेना में सेवा देना है। तो लगभग उसी से प्रेरित होकर मैंने भी अपना सबसे पहला चॉइस रखा था कि सेना में सेवा दूंगा। जी, आपने जो शिक्षा ग्रहण किया वो शुरुआती दौर आपने कहाँ से शुरुआत किया था शिक्षा ग्रहण करने का? मेरा शिक्षा का आरंभ अगर कहें तो यहाँ स्थानीय विद्यालय है जो जिसका नाम है सरस्वती शिशु मंदिर। अभी वो यहाँ पर स्थित नहीं है, लेकिन सरस्वती शिशु मंदिर में मैंने मतलब आरंभिक अध्ययन किया और लगभग 5वीं 6ठी क्लास में मैं यहाँ से जो नवोदय विद्यालय
प्रवेश परीक्षा के लिए चयनित हुआ था और नवोदय विद्यालय में चयनित होने के बाद लगभग 12वीं क्लास तक, मतलब 6 to 12 2002 से लेकर 2009 तक मैंने वहाँ पर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई किया। 2009 में पढ़ने के बाद मैं वापस गांव आया। गांव में अध्यापन का कार्य शुरू किया। हमारे एक मित्र हैं वीरेंद्र कुमार, उनके माध्यम से मैं अध्यापन में आरंभ किया था और उसके बाद मैंने फिर स्टार्ट किया। हम दोनों मिलकर एक संस्था स्टार्ट किया जिसका नाम है गोल्डन फ्यूचर। अभी मैं चलाता हूँ और मैं इसके बाद चयन हो गया था मेरा भारतीय नौसेना के लिए। उस दौरान मैं वहाँ सेवा देता रहा। अच्छा, एक बड़ी प्रश्न है आपसे। हम जहाँ तक देख पा रहे हैं, जैसा कि अभी समान समारोह चल रहा था, उस दौरान जो है से कि हम भी यहाँ पे थे, हमने उसमें एक अध्ययन किया, आपके बातों को सुना और हमें जहाँ तक पूछने के लिए झिझक है कि आप टीचिंग लाइन में ही, शिक्षा के लाइन में ही अपना समय क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि जैसा कि आपने ये भी सुना होगा कि आज की जो पीढ़ी है उसमें कुछ खामियां आ सकती हैं, इसकी संभावना ज़्यादा हैं। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हमें मिला हुआ है, हमारे जो नई पीढ़ी को मिली हुई है, उस टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी खामी ये है कि इन्फॉर्मेशंस की बाढ़ आ चुकी है। जो हमें चाहिए वो भी और जो हमें नहीं चाहिए वो भी, और वो लगभग उसके पास एक चयन का रास्ता होता है कि अच्छा इन्फॉर्मेशन क्या है, गलत इन्फॉर्मेशन क्या है। अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ता हूँ तो लगभग मैं ये समझाने में सक्षम हो पाऊँगा और सफल हो पाऊँगा कि आपके लिए सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है। जो यूट्यूब और कई सारे माध्यम में जो इन्फॉर्मेशन की बाढ़ आ रखी है, उसमें किस बाढ़ के किस अंश का आपको चयन करना है और किसको आपको नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ना है। तो इसलिए मैंने शिक्षा का चयन किया। शिक्षा का जो एक इकोनॉमी है, आज जो बच्चे अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोरोना काल से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब उभर कर आया है, उससे कुछ बच्चे जो हैं आज ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। क्या वो बच्चों के लिए सही है या गलत है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर बोला जाए तो कोई भी चीज़ बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट नहीं हो सकता। अगर हम सही मायने बात करें तो ग्रे पार्ट एक आता है, मतलब एक पार्ट ऐसा है जो ब्लैक और वाइट के बीच में आ रहा है। यूट्यूब को हम सही और यूट्यूब को हम गलत नहीं कर सकते हैं। हमने अभी जस्ट पहले आपको बताया कि यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन की बाढ़ है, और बाढ़ में क्या है, सबसे पहली चीज़ है कि इन्फॉर्मेशन सही क्या है, गलत क्या है। आप अभी लगभग यहाँ पर जितने लोग उपस्थित होते हैं सबको पता है कि यूट्यूब पे जो अच्छी इन्फॉर्मेशन वो 10% या 20% है, बाकी जिसकी आवश्यकता हमें नहीं है वैसी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, 80% के आसपास है। इसलिए मेरा वो पूछने का अर्थ इसलिए जाता है, ये श्रेय इसलिए जाता है कि आज के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया से जुड़कर जब पढ़ाई करते हैं तो टीचर का दूरी जो है से काफ़ी दूर होते हैं बच्चों से। पहले जो था जुड़ाव पाठशाला के समय में डायरेक्ट होता था, समक्ष होता था, तो बच्चे जो है अगर उनसे कोई भी चीज़ वार्तालाप करना होता था, पूछना होता था, तो वो जुड़कर पूछ लेते थे। डर भी होता था कि अगर मैं पढ़ाई करके आज होमवर्क करके या याद करके नहीं जाता तो टीचर से पिटाऊंगा। लेकिन आज के जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं वो डर को खो दिए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम कुछ इसमें एक छोटा सा बात जोड़ना चाहूँगा कि हम हर चीज़ को भावनात्मक एंगल से नहीं देख सकते हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को हमें आत्मसात करना ही होगा। आज नहीं तो आज के 10 साल बाद, आज के 20 साल बाद अगर हमें टेक्नोलॉजी को शिक्षा में आत्मसात नहीं किया, जैसे मैं अगर ऑफलाइन बोर्ड पे पढ़ाता हूँ तो लगभग हम बच्चों को वो मानचित्र दिखाने में सफल नहीं हो पाएंगे जो सजीव रूप में उनको दिखना चाहिए था। वो इन्फॉर्मेशन, ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी पढ़ाते समय अगर मैं मानचित्र दिखा दूँ, उनको ये बताऊँ अफ्रीका यहाँ, इंडिया यहाँ, यहाँ से ये रूट होता है, तो लगभग वो टेक्नोलॉजी का हमने यूज़ किया। तो बात इस चीज़ की है कि ऑनलाइन शिक्षा सही है या गलत है, तो इस बात पे हम नहीं कह सकते हैं सही है गलत है। सही हो सकता है, इसमें शिक्षक का एक अच्छा रोल होना चाहिए, अच्छी भूमिका होनी चाहिए। दूसरी चीज़, घर के, अक्सर हम पेरेंट्स को दोष देते हैं, घर के हर बड़े की ये भूमिका होनी चाहिए। और हर बड़ा जो रील्स और फिजूल की चीज़ों पे समय बिता रहा है, अक्सर अपना समय जाया करता है, वो भी इसको सीखे और तब उससे बच्चे सीखेंगे। छोटा बच्चा सबसे अधिक कॉग्निजेंस पीरियड से गुजर रहा होता है। अब मैं आपको अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ, और अगला सवाल जो है टाइम्स ऑफ बिहार के माध्यम से मैं रखना चाहूँगा कि विपरीत परिस्थितियों में रहकर देश की सेवा करने में कितना मुश्किल या कष्ट झेलना पड़ता है, इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये थोड़ा मुश्किल तो होता है कि कई बार अगर मैं केवल अपनी बात करूं, नेवी की बात करूं, तो कई बार समंदर की स्थिति बिल्कुल दुर्गम होती है, बहुत खतरनाक स्थिति होती है, वहाँ भी आपको जाना पड़ता है और जाते भी हैं, अपना कार्य करते हैं। लेकिन आपको केवल सेना पे, जैसे हम अगर बात करें, केवल हम सेना को ही ये श्रेय देने के बजाय लगभग देश में जितने लोग कार्यरत हैं ईमानदारी से, तो उन सबको इस बात का श्रेय हमें देना चाहिए। जैसे मैं अक्सर जो चर्चा करता हूँ, किस बात की चर्चा करता हूँ, एक ट्रक ड्राइवर है, वो लगभग आपको पता होना चाहिए भारत में जो एक्सीडेंट्स का रेट है 400 प्लस
पर डे इतने लोग दुर्घटना में मरते हैं, इतने लोगों की मौत होती है। अगर एक ट्रक ड्राइवर आपको चाहे आर्मी का हो, नेवी का, एयरफोर्स का, किसी भी क्षेत्र का हो, अगर लॉजिस्टिक सप्लाई यहाँ से वहाँ तक लेके जा रहा है, वो भी अपनी जान की कुर्बानी देकर जा रहा है। उसके लिए कोई हम लगभग आमतौर पे हम लोग उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो देश की सेवा लगभग सभी कर रहे हैं। देश के अंदर जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, अगर ईमानदारी से हम कर रहे हैं, वो सभी देश की सेवा है। आगे बढ़ते हुए मैं तीसरा सवाल लेकर आता हूं आपके सामने, और मैं पूछना चाहूँगा कि सालों के कार्य के दौरान सबसे कठिन क्षण आपका कब लगा? सबसे कठिन क्षण अगर हम अपनी सेवा के दौरान का बोलें तो जो स्टार्टिंग फेज होता है, जो लगभग लोग बोलते हैं कि ट्रेनिंग का फेज होता है, काफ़ी मुश्किल क्षण होता है। लेकिन मैं आपको साथ में ये भी जोड़ना चाहूँगा कि ट्रेनिंग फेज से निकलने के बाद आप 2 साल बाद हो या 5 साल बाद हो या फिर हम रिटायरमेंट के टाइम पे भी बात करते हैं, काफ़ी हंसते हुए उस पल को जीते हैं। अक्सर हम बात करते हैं, प्रेमचंद का एक कथन है कि अतीत चाहे कितना भी कड़वा हो, उसकी यादें हमेशा मधुर होती हैं। आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को कि अतीत कितना भी कड़वा हो। हम ट्रेनिंग फेज को हमने बोला बहुत कठिन परिस्थिति थी वहाँ पर, लेकिन जब हम आज चर्चा करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी सुनहरा पल वो महसूस होता है, काफ़ी अच्छा दिन था वो। तो कठिन पल वास्तव में नहीं होता है, कठिन पल आज आप जीते हैं तभी आप कठिन पल किसी को अच्छे खुशी से सुना पाते हैं। आराम का पल कोई सुनना नहीं पसंद करता, तो आपको संघर्ष करना ही पड़ता है, और संघर्ष करके ही आप किसी के सामने एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगला सवाल है हमारा कि आज के युवाओं को आप कैसे बताएंगे कि देशभक्ति सबसे बड़ी शक्ति है या नहीं? नहीं, देशभक्ति शक्ति तो है, लेकिन मैं ये भी साथ में जोड़ना चाहूँगा इसमें कि देशभक्ति आप चाहे जिस क्षेत्र में जाएं, जैसे अक्सर हम चर्चा करते हैं, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, चाहे आप जिस क्षेत्र में जाएं, चाहे बैंकिंग क्षेत्र में जाएं, शिक्षा के क्षेत्र में जाएं, रेलवे में जाएं, जहां भी जाएं, ईमानदारी से अपना कार्य करें, वो देश की सेवा है, और आप इस देश की सेवा को कार्यान्वित करें, आगे बढ़ाते रहें। एक छोटे से गांव से निकलकर इतने बड़े पद पर आपने सर्विस की, अब आगे का क्या आपका भविष्य है? पहले मैं बता दूं, मैं बहुत बड़ा ओहदेदार नहीं रहा हूं, मतलब ग्रामीण परिवेश से निकला हूं, तो यहाँ के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। मैं बहुत बड़ा ओहदा हासिल नहीं किया अभी तक, अभी बहुत कुछ पाना बाकी है। और यहाँ के लिए अगर देखा जाए तो लोगों को संदेश ये देना चाहूँगा कि आप भी अगर सही परिस्थिति को पहचानते हुए, सही तरीके से पहचानते हुए अगर अपने आप को गाइड करते चलें तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। कल तक जो आपको बुरा बोल रहे हैं, आज अच्छा, मतलब आज जो बुरा बोल रहे हैं, कल आपको अच्छा भी बोलेंगे। टाइम्स ऑफ बिहार के माध्यम से ये जो सवाल है इसलिए पूछा जा रहा है आपसे कि आज के जो बच्चे हैं उनको आप प्रेरणा के रूप में बताएं कि जो है एक किस तरह से नेवी का कार्यकाल 15 साल के जो दिनों में आपका दिनचर्या रहा, काम रहा, किस तरह से आप बच्चों को आगे मार्गदर्शन कराएं और बताएं कि किस तरह का वहाँ एक्टिविटी आपने निभाया। बिल्कुल, देखिए इसमें थोड़ी सी एक बात मैं बताना चाहूँगा कि नेवी के जो क्रियाकलाप हैं उसमें सारा कुछ मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता, लेकिन थोड़े दिनचर्या को मैं इंगित कर सकता हूँ कि सुबह हमारा जो दिनचर्या है 5 बजे से आरंभ होता है। सुबह 5 बजे से आरंभ होने के बाद फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह सारा कुछ करते हुए, और उसके बाद हमारा दिनचर्या होता है दिन भर ऑफिस, और फिर जहाज़ में है तो जहाज़ का काम, जहाँ भी है उसका काम चलता रहेगा। जब मैं अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का हूँ तो मैं इलेक्ट्रिकल काम करूँगा, जो भी अपना ब्रांच है वो काम करेगा। और शाम को 5:30 तक आपको वहाँ मतलब मिलेगी छुट्टी की, आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, कई सारे एक्टिविटीज़ में, फिजिकल एक्टिविटी में भाग ले सकते हैं। लेकिन आप अगर जहाज़ में हैं तो ये सारे एक्टिविटीज़ से आपको दूर हटना पड़ता है, क्योंकि जहाज़ में सारी एक्टिविटीज़ में आपको बंद कमरे में रहना है, बंद जहाज़ के अंदर रहना है, और उसमें सारे क्रियाकलाप आपको करने हैं। अच्छा, अगला सवाल जो है, आपको नहीं लगता कि आज के दौर में युवा देशभक्ति को भूल केवल सैलरी के आर्मी हो गए हैं? केवल सैलरी के लिए जो है कि आर्मी में आज के डेट में बच्चे जाते हैं। अगर हमने ये बात किया कि आज के युवा अगर सैलरी की बात कर रहे हैं तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, और बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट की बात कर रहा हूँ, मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि युवा ही केवल ऐसा नहीं है, और कई सारे युवाओं को मैंने देखा है फौज में आने के बाद भी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, और ये बोलकर सेवा दे रहे हैं कि मुझे इसकी सैलरी से आवश्यकता कोई खास ताल्लुकात नहीं है। तो हो सकता है किसी सामाजिक दबाव हो, जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ का दबाव होता है कि हम पैसे को काफ़ी ज़्यादा अहमियत देते हैं, जिसका एक कारक दहेज प्रथा है। आप देख सकते हैं, इस पर मैं बात कर सकता हूँ जी जी। और जो समाज है, समाज ने ऐसा ढांचा बना रखा है कि अगर किसी व्यक्ति ने पैसा ज़्यादा कमाना शुरू किया तो हम उसका ओहदा ऊपर बताते हैं, और किसी व्यक्ति का पैसे कम है उसका ओहदा हम नीचा बताना शुरू करते हैं, जबकि ये ऐसा होना नहीं चाहिए। बच्चे में कमी नहीं है, कमी हमारे समाज में जिसको दूर करने की आवश्यकता है और हम करेंगे। अगला सवाल है आपसे कि नेवी का जॉब अपने आप में सबसे टफ माना जाता है, तो आप जो है इस बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए।
नेवी के जॉब में सबसे जो जॉब तो नहीं बोलेंगे, एक सेवा के रूप में है, तो सबसे टफ जो फेज होता है वो समंदर की फेज होता है। और समंदर में सी का स्टेट बोला जाता है। सी स्टेट मतलब समंदर का जो स्टेट है उसका कंडीशन है उसकी बात करते हैं। तो 1 2 3 ऐसे करके काउंटिंग होती है उसकी। कुछ ऐसे भी स्थिति होती है कि आपने अगर बर्तन यहाँ रखा है, खाना नहीं बनता उस टाइम पे, खाना को पकड़ के या बांध के बनाते हैं, बर्तन को बांध के रखा जाता है, फिर खाने बनते हैं वहाँ पर। कई बार सिचुएशन ऐसे होते हैं। और कई बार सिचुएशन ऐसे भी होते हैं कि आप बेड पे सो रहे हैं, बेड के ऊपर एक बेल्ट होता है, उससे बेड को बांधना पड़ता है। तो काफ़ी टफ परिस्थिति, वो समंदर की बात है। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है। आमतौर पे क्या होता है, समंदर लगभग ठीक ठाक रहता है, लेकिन वो कभी कभी जो कठिनाई की आपने परिस्थिति पूछी, तो ये कभी कभी ऐसे फेज आते हैं। समंदर में रहना एक अपने आप में चुनौती इसलिए है कि आपको पूरे समाज से कटकर दूर होकर जीना पड़ता है, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मोबाइल नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। आपको बस आपस में 10 लोग हैं तो 10 लोग के साथ जीना है। ये टफ है। अगला सवाल है, वतन के लिए जीना मरना एक चुनौती होता है। क्या आपको लगता है कि नेवी के सेवा करके मातृभूमि की बहुत बड़ी सेवा की है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सेवा केवल मैं अपने आप को नहीं कर सकता, लगभग देश के लिए, देश के हित में जो भी कार्य ईमानदारी से किया जा रहा है, सारे कार्य ही सेवा हैं। लगभग चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, प्राइवेट क्षेत्र का हो, मतलब निजी या सार्वजनिक या सरकारी, सारे सेवा दे रहे हैं अगर ईमानदारी से दे रहे हैं तो। अच्छा, अगला सवाल एक और है जो हमारा बहुत ही अच्छा है और आज के यूथ के लिए है। अभी वर्तमान में भारत के नेवी में क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या लग रहा है कि इसमें कमियां हैं या तैयारी का आवश्यकता है? हाँ, देखिए, चुनौतियां हमेशा रही हैं और जैसे जैसे हम ग्लोबलाइज होते जाएंगे चुनौतियां बढ़ती भी रहेंगी, क्योंकि सारे देश अपने आप को मिलिट्रली आगे रखना चाह रहे हैं। कुछ पड़ोसी देश हैं वो हमसे अगर आगे जाना चाहें तो हम भी अपने आप को अपग्रेड करना चाहेंगे। तो चुनौतियां काफ़ी रही हैं और अभी वर्तमान जो सरकारें हैं काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है इसके लिए कि इन चुनौतियों से निपटा जाए। और कई सारे पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं जिसकी मैं खुलकर चर्चा नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो गोपनीय रखने की आवश्यकता होती है, लेकिन काफ़ी अच्छे कार्य किए जा रहे हैं और नेवी को काफ़ी अपग्रेड किया जा रहा है। चुनौतियों से हमें याद आया कि अभी कुछ ही टाइम पहले, कुछ ही समय पहले जो है से कि भारत और पाकिस्तान का बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था, जिसमें लोग जो है काफ़ी टीवी पर टाइम व्यतीत करते थे और देखते थे। तो उस दौरान जो है आपका कार्यकाल किस तरह का रहता था? देखिए, उस दौरान कार्यकाल थोड़ा सा व्यस्त शेड्यूल हो जाता है। उसमें आपको कहीं ना कहीं ड्यूटी दी जाएंगी और जहाँ ड्यूटी मिलेगी वहाँ हमें वो करना ही है। लेकिन फिर वापस वही चीज़ है कि मैं उन चीज़ों को फिर से मैं डिस्कस ओपन मंच पे नहीं। आप इतना तो बता सकते हैं कि जो रात्रि विश्राम होता था वो किस तरह से होता था, एक खाने का शेड्यूल किस तरह से होता था, बैठने का, विश्राम के दौरान जो है एक्टिविटी किस तरह से आपकी होती थी? बिल्कुल, उसमें थोड़ा समय कम मिलेगा, क्योंकि खाने का होता है कि आपको कुछ लिमिट टाइम है, कितने मिनट में आपको खाना खा लेना है, फिर वापस आपको तैयार होना है कि ड्यूटी पे बैठना है, ड्यूटी पे जाना है, जो भी करना है। मतलब एक लिमिट शेड्यूल में आपको सारे क्रियाकलाप करने होते हैं। तो लगभग ऐसा होता है उस समय कि आपसी सामंजस्य की आवश्यकता होती है, और जो डिफेंस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा सामंजस्य अपने देश में तो हो पाता है। जब रात्रि में गोलाबारी होती थी तो उस टाइम जो है आप किस तरह से मोर्चा संभालते थे? उस क्षेत्र में अभी हमारी वैसी ड्यूटी लगी नहीं थी। अभी हम उसके, क्योंकि नौसेना के रोल आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि जनता के सबको जानकारी हो कि हमारा समंदर क्षेत्र जो होता है हमें उसकी रखवाली करनी होती है। और उस क्षेत्र में अभी तक युद्ध का बहुत बड़ा जो समावेश नहीं हुआ था। युद्ध में नौसेना का समावेश पूरी तरह हो जाए तो युद्ध काफ़ी विकराल हो सकती है, क्योंकि उसका फिर छोटे स्तर पे लड़ाई नहीं होती है। इसलिए आपने जैसा कि सुना होगा भारतीय नहीं, जापान की नेवी और अमेरिका की नेवी, तो पर्ल हार्बर वह कई सारे जिक्र वहाँ पर मिलते हैं। तो नेवी की लड़ाई लगभग होती है तो बिल्कुल विध्वंसक होती है। तो वैसी स्थिति अभी आई नहीं थी। हाँ, तैनात थे, सारे तैयार थे कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम निपटेंगे। हमारे टाइम्स ऑफ बिहार के दर्शक आपसे एक चीज़ जानना चाहते हैं कि जब आप नेवी के दौरान, मतलब जब आप वहाँ पे तैनात थे और उस दौरान पानी में आप अंदर में कितना समय देते थे और ऊपरी सतह पे कितना समय दिया करते थे? देखिए, पानी के अंदर अगर बात करें तो बिल्कुल पानी के अंदर हम नहीं होते हैं। जैसा कि एक हमारा कंसेप्ट बना होता है, तो जहाज़ के अंदर होना होता है। जहाज़ के अंदर जो भी आप क्रियाकलाप कर रहे हैं, उसके बाद कई सारे कुछ एक स्पेशलिस्ट होते हैं जो ऐसे क्रियाकलाप, ऐसे कुछ कार्य वहाँ करते हैं पानी के अंदर जाने के बाद। और जहाज़ में जो दिनचर्याएँ होती हैं वो आमतौर पे इस चीज़ से टारगेटेड होती है, इस चीज़ पे फोकस्ड होती है कि हमें करना क्या है। अगर हमें सपोज़ कोई चीज़ चलाना है, सपोज़ एक वेपन चलाना है, तो उसके लिए हम यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिक सप्लाई वगैरह जो होता है वो करेंगे।
मतलब इस आधार पर देखा जाए सबकी आपसी सामंजस्य नेवी को वहाँ चलाया। भारत सरकार द्वारा एक नेवी को जो है पनडुब्बी जहाज़ सौंपा गया है, और जैसा कि हम लोग देखते हैं आए दिन टीवी में या जानते हैं, तो बहुत एक झिझक सी बनी रहती है कि वो जहाज़ आखिर पानी के अंदर कितना दिन जो है व्यक्त करती है। देखिए ये मतलब विभिन्न पनडुब्बी की क्षमता की बात करें तो लगभग सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं। कुछ हो सकता है कुछ 2 दिन रह जाए, कुछ 4 दिन रह जाए, कुछ महीना दिन भी रह सकते हैं। तो कुछ पनडुब्बी हमारे पास हैं जो रह भी सकते हैं और कुछ होते हैं जो कम रहते हैं। तो उन जो पनडुब्बियों की जिक्र हम यहाँ पर नहीं सवालों के साथ हम टाइम्स ऑफ बिहार के माध्यम से जुड़ते हैं और आपसे हम पूछेंगे कि अगर क्या कोई इंसान नेवी में जुड़कर देश का सेवा कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर रहकर देश का सेवा किया जा सकता है, लेकिन नेवी में जाने का जो उनका स्कोप होगा वो मुख्य रूप से क्या होगा? देखिए अगर कई सारे जो अपने नई युवा पीढ़ी है इनके अंदर एक अंदर से एक ज्वाला होती है इस चीज़ की कि मैं देश की रक्षा करूंगा, देश की रक्षा करूंगा। अगर देश की रक्षा की बात करते हैं तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस आते हैं, जिसमें आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है और कुछ पैरामिलिट्रीज में आते हैं, ITBP है, CISF है, BSF है और कोस्ट गार्ड्स हैं। तो इसमें वो सेवा दे सकता है। तो कई लोग हैं जो बिल्कुल देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हैं, तो लगभग इन क्षेत्रों में सेवा दे सकते हैं। और जो कई बार चाहते हैं कि देश सेवा तो करें लेकिन इन क्षेत्र में जाने के लिए सक्षम नहीं है, तो वो सिविल में सेवा दे सकते हैं। वो भी एक बहुत बड़ी देश सेवा होती है, उनके माध्यम से देश संचालित होता है। जैसा कि आप अब जो है से कि 15 साल का कार्यकाल नेवी में व्यक्त कर आप अब घर लौट चुके हैं, और आगे का जो आपका कार्यकाल होने वाला है वो आपने जैसा कि टाइम्स ऑफ बिहार के माध्यम से रखने का कोशिश किया है कि हम शिक्षा में ज़्यादा योगदान देंगे। और एक पहलू है, एक बातें हैं जो अभी हम थोड़ा देर पहले सुन रहे थे जब हम सम्मेलन मतलब समारोह के दौरान बैठे हुए थे कि आपने अपने पूरे अंग को जो है दान कर दिया है, डोनेट कर दिया है। इसके बारे में जो है आप टाइम्स ऑफ बिहार के माध्यम से लोगों को बताएंगे। देखिए अंगदान एक काफ़ी अच्छे तरीका, मतलब हम सोच सकते हैं कि अगर जब हमने बताया कि अंगदान क्यों करना चाहिए, अगर आपका सवाल ये है कि अंगदान क्यों करना चाहिए, तो मैंने किया हुआ है। और क्यों करना चाहिए इसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि अगर हमें डॉक्टर की आवश्यकता होती है तो अक्सर हम कहाँ जाते हैं कि ऐसे डॉक्टर के पास जिसके पास बॉडी पे एक्सपेरिमेंट किया हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो इस चीज़ का। तो ऐसे डॉक्टर के पास हम जाना पसंद नहीं करते हैं नॉर्मल तौर पे, जो प्लास्टिक पे, जो रबर पे, बनावटी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट किया हो, इन चीज़ों पे सीखा हो। तो जब तक हम ये चीज़ें नहीं करेंगे, बॉडी डोनेशन जिसको कैडवर डोनेशन बोलते हैं, तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। दूसरा चीज़ अंगदान, अगर हम अपने मृत्यु के पश्चात इस शरीर को जलाने में एक रिचुअल मानते हैं, तो मेरा कहना ये है कि शरीर को जलाना हो सकता है, आप रिचुअल निभाएं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जैसे आँख है, हृदय है, कुछ समय तक जीवित होती है। तो क्या करें, आप कहीं रजिस्टर करें, कुछ साइट्स हैं, आप गूगल पे सर्च करें, मिल जाएंगे आपको अंगदान के साइट्स, और उस पर रजिस्टर करने के बाद आप अपने अंग को दान कर सकते हैं। आपके मृत्यु के तुरंत बाद वो संस्था आपके पास पहुंचती है और आपसे वो चीज़ें, आपके शरीर से वो चीज़ें निकाल लेंगी और वो प्रिजर्व करके रखेंगे, या फिर तुरंत ही जो ज़रूरतमंद है उनको वो प्रत्यारोपण किया सकता है। तो अंगदान के माध्यम से हम किसी दूसरे के जीवन को सफल कर सकते हैं, एक सार्थक बना सकते हैं, इसलिए मैंने अंगदान किया हुआ है। अच्छा, आपका सबसे एक और बड़ा बात मैं जानना चाहूँगा कि आप सेना निवृत्त होने के बाद आप आगे जो है सिर्फ टीचिंग में ही जाने का स्कोप जो रखे हैं। अक्सर मैं देखता हूँ सेना निवृत्त होने के बाद जो है लोग कहीं काम पकड़ लेते हैं, अपना समय देते हैं और कुछ अर्निंग का जो है स्रोत बनाते हैं। तो ऐसा आपने इसे जो है अलग करके और आपने जो अभी जो कठिन रास्ता चूज किया है, आखिर इसका मुख्य कारण क्या है? बिल्कुल, इसका मुख्य कारण यही है कि आज की युवा पीढ़ी लगभग भटकने के रास्ते बहुत सारे हैं और संभलने के रास्ते बहुत कम हैं, माध्यम भी बहुत कम हैं। तो अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ जाता हूँ इनसे, तो लगभग मैं इनको काफ़ी अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि कच्चे घड़े को ढालना काफ़ी आसान होता है पकने के बजाय। तो अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ जाता हूँ तो लगभग मैं सफलतापूर्वक ये कर सकता हूँ कि बच्चा जब बचपन से बढ़ते हुए आगे क्लासेस में जा रहा है, तो उनको मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छे तरीके से ढाल सकता हूँ और उनको मैं बता सकता हूँ कि मोबाइल आपके पास है तो इसका कैसे इस्तेमाल करें, कोई भी टेक्नोलॉजी आपके पास है तो उसका कैसे इस्तेमाल करें। तो मैं समझा सकता हूँ, इसके लिए मैंने शिक्षा के क्षेत्र को चयन किया। ड्यूटी के दौरान जो है आपको सबसे अच्छा एक्टिविटी कौन सा लगा? सबसे अच्छा जो कार्य, चाहे वो मनोरंजन की दुनिया हो या स्टडी की दुनिया हो या फिर एक लड़ाई जब होता है एक दूसरे देश से, उस समय का जो मोमेंट होता है,
इन सभी पलों में से कौन सा पल जो है आपको सबसे अच्छा लगा? बिल्कुल, जब आप किसी एक्टिविटी में शामिल होते हैं तो आपको एक संतुष्टि की अनुभूति होनी चाहिए। जिस कार्य को, सपोज आप लड़ाई के क्षेत्र की बात करें या आप ड्यूटी की बात करें या जिस क्षेत्र की बात करें, अगर आप दिल से कर रहे हैं तो लगभग संतुष्टि मिलती है। या आप खेल के क्षेत्र में भी जाते हैं, अगर दिल से कर रहे हैं तो काफ़ी संतुष्टि मिलती है। तो लगभग मैंने हर पल, मतलब अपने सेवा के हर पल को एंजॉय किया है, तो सारे पल मुझे लगभग अच्छे लगे हैं। चलिए, टाइम्स ऑफ बिहार के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे कि आने वाले जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे पीढ़ी है, उनके लिए आप इस लास्ट क्षण में क्या संदेश देना चाहेंगे? आप अभी टाइम्स ऑफ बिहार के माध्यम से 2 शब्द बोलें। बिल्कुल, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप सभी अगर अपने आप को डायनेमिक बना लें और चीज़ों का चयन सही तरीके से करना शुरू कर दें कि सही क्या है, गलत क्या है, तो लगभग सफलता आपके साथ हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। और आप जैसा कि अभी आप जितने भी दर्शक हमारे टाइम्स ऑफ बिहार के माध्यम से देख रहे हैं, मैं बता दूं कि अभिषेक जी जो है एक नेवी में अपना जो है पूरा 15 साल का समय जो है आप इन्होंने नेवी में दिया और कार्यकाल को पूरा कर अभी घर लौटे हैं। यानी ये अभी पूरे तरीके से वहाँ से रिटायर होकर घर पे आ चुके हैं और इनका जो कार्यकाल है बहुत ही शानदार तरीक़ा से रहा। देशभक्ति में इन्होंने अपना कार्य किया, पूरा योगदान जो है से कि देश के लिए निछावर किया और आगे का जो इनका कार्य है वो टीचिंग को इन्होंने सौंप दिया है। यानी आने वाले यूथ को ये पढ़ाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे कि किस तरह से नेवी को ज्वाइन करना चाहिए और देश की रक्षा में अपना योगदान देना चाहिए। अगला वीडियो देखने के लिए बने रहे टाइम्स ऑफ बिहार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।